मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम पूर्व की क्लास में हम काल पढ़े थे, कारक को पढ़ चुके हैं, वाक्य को पढ़ चुके हैं, वाच्य को पढ़ चुके हैं। अब अगला आपका जो टॉपिक होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? संधि। आज हम किसको पढ़ेंगे? संधि को पढ़ेंगे। संधि कहते किसे हैं, संधि होती क्या है, इसे हम देखने का प्रयास करें, ठीक ना। संधि कहते किसे हैं, ठीक ना। यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जब संधि का संधि विच्छेद होगा तो आप देखते होंगे संधि दो तरीके से लिखी जाती है। एक संधि इस तरीके से भी लिखी जाती है और एक संधि इस तरीके से भी लिखी जाती है, जो कि दोनों संधि आपकी सही है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे एक स्वर रहित माँ का नियम चलता है। तो स्वर रहित जो माँ का नियम चलता है, तो हम व्यंजन संधि में उसे देखने का प्रयास करेंगे। अब इसे संधि कहते क्यों है और संधि होती क्या है, ठीक ना, इसे हम देखते हैं। हमने कहा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन, ठीक ना। यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हम संधि कहते। क्या कहते हैं? संधि कहते। फिर से सुनना मेरी बातों को। यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। इधर देखना। और संधि हमेशा दो पदों में होती है। संधि हमेशा कितने पदों में होती है? दो पदों में होती है। यानी कि एक आपका होता है पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद। और दूसरा आपको होता है उत्तर पद। क्या होता है? उत्तर पद, ठीक ना। या इसी को हम पर पद भी कह सकते हैं। यानी कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और पर पद या उत्तर पद के पहले वर्ण में क्या होता है भैया? योग होता है। क्या होता है? योग होता है। योग होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। यानी कि संधि दो पदों में होती है। पहला आपका पूर्व पद आ जाता है, दूसरा आपका उत्तर पद आ जाता है। और पूर्व पद के पहले वर्ण में और पर पद या उत्तर पद के इधर देखिएगा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उसके बाद पर पद के या उत्तर पद के पहले वर्ण में क्या होता है? जब योग होता है, योग का मतलब होता है जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब योग होता है और योग होने के बाद जब विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक ना। यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हमने कहा देव प्लस आलय। देव प्लस आलय, क्या कह दिया? देव प्लस आलय। अब यहाँ पे देखिएगा, देव प्लस आलय आ गया। अब ये आपका है पूर्व पद। क्या है? पूर्व पद है। और ये आपका है पर पद या कह सकते हैं उत्तर पद। पर पद या उत्तर पद। और हमने आपसे बताया है पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद या पर पद के पहले वर्ण में जब योग होता है, क्या होता है? योग होता है। और योग होने के बाद क्या उत्पन्न होता है? विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा देव प्लस आलय। अब इधर हम देखने का प्रयास करते हैं। देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब यहाँ पे देव को आप जब
यहाँ स्वर रहित करेंगे तो यहाँ देखिएगा स्वर रहित जब आप करेंगे, जब इसको आप स्वर रहित करेंगे, इसको स्वर रहित करेंगे तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा। यानी कि पूर्व पद में आपका अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व है, और पर पद में पहला वर्ण क्या है आपका, दीर्घा है प्लस लय। ठीक ना, देवालय ऐसे होगा। तो अब ये देखिएगा दोनों को मिला करके, यानी कि ह्रस्व दीर्घा दोनों को मिला करके हमें योग करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें योग करने पर क्या प्राप्त होगा, दीर्घा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, दीर्घा प्राप्त होगा, प्लस इधर लय आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, देव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देव आ जाएगा। और इधर देखिएगा हमने कहा था पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का या उत्तर पद का पहला वर्ण जब दोनों का योग होगा, योग होने के बाद क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, यानी परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा, अब इधर देखिएगा दीर्घा आपका इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि वह स्वर रहित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवालय। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी नियम को हम क्या कहते हैं, इसी परिवर्तन को हम क्या नाम देते हैं, इसी परिवर्तन को हम संधि का नाम देते हैं। इसी परिवर्तन को क्या नाम देते हैं, संधि का नाम देते हैं। क्या देते हैं, संधि का नाम देते हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। और हमेशा संधि दो पदों में होती है, पूर्व पद और उत्तर पद में। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के पहले वर्ण में जो दोनों योग होता है, यानी मिलाव होता है, जो दोनों का जुड़ाव होता है, और जुड़ने के बाद जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, और परिवर्तन उत्पन्न होने के बाद उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब संधि कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे किन कंडीशन में होती है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे इधर देखिएगा, यानी कि स्वर व्यंजन विसर्ग विसर्ग। ठीक ना, स्वर व्यंजन विसर्ग। अब इधर देखिएगा, जब स्वर से स्वर का योग होगा, किसका होगा, जब स्वर से स्वर का योग होगा, या जब स्वर से व्यंजन का योग होगा, किसका होगा, व्यंजन का योग होगा, या फिर व्यंजन का स्वर से योग होगा, किससे होगा, स्वर से योग होगा, या फिर व्यंजन का व्यंजन से योग होगा, किससे होगा, व्यंजन का योग होगा, या फिर विसर्ग का स्वर से योग होगा, किससे होगा, स्वर से योग होगा, या फिर विसर्ग का व्यंजन से योग होगा। क्या होगा, व्यंजन से योग होगा। इधर समझिएगा बातों को। इधर देखिएगा, जब स्वर से स्वर का योग होगा, या स्वर का व्यंजन से होगा, या व्यंजन का स्वर से होगा, व्यंजन का व्यंजन से होगा, विसर्ग का स्वर से होगा, और विसर्ग का व्यंजन से होगा। यानी कि जब स्वर से स्वर का योग होगा, जब स्वर से स्वर योग होगा, यानी कि स्वर कितने हैं, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। जब स्वर से स्वर का योग होगा तो वह संधि कौन से कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। वह संधि कौन से कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। ये आपकी पहली संधि आ चुकी है। कौन संधि कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। लेकिन जब स्वर से व्यंजन का योग होगा, व्यंजन का स्वर से योग होगा, और व्यंजन का व्यंजन से योग होगा, ये तीनों मिल करके, ये तीनों आपस में मिल करके यह कौन सी संधि उत्पन्न करेंगे, व्यंजन संधि उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, व्यंजन संधि उत्पन्न करेंगे। ठीक ना। इधर देखिए, जब विसर्ग से स्वर का या विसर्ग के व्यंजन से योग होगा तो यह कौन सी संधि उत्पन्न करेगा भैया, विसर्ग संधि उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, विसर्ग संधि उत्पन्न करेगा। मेरी बात को फिर से सुनिएगा। जब स्वर से स्वर का योग होगा तो आपकी पहली संधि कौन सी निकल के आएगी, स्वर संधि निकल करके आएगी। कौन सी आएगी, स्वर संधि आएगी। जब स्वर से व्यंजन का होगा, व्यंजन का स्वर से होगा, या व्यंजन का व्यंजन से होगा, तो आपकी व्यंजन संधि निकल करके सामने आएगी। कौन सी आएगी, व्यंजन संधि निकल करके सामने आएगी। अगर विसर्ग का स्वर से होगा, विसर्ग का व्यंजन से होगा, तो आपके सामने विसर्ग संधि निकल करके आएगी। यानी कि अगर पूछा जाए संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि के प्रकार,
संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और वह कौन कौन से प्रकार हैं वो आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ना। अगर आपसे पूछा जाए संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। यानी कि स्वर से स्वर का मेल, यानी 11 स्वर आपके आते हैं। कितने स्वर आते हैं? 11 स्वर आपके आते हैं। स्वर से स्वर का मेल स्वर संधि हो जाएगा, स्वर से व्यंजन का मेल व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन से स्वर का मेल व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन का व्यंजन से मेल व्यंजन संधि हो जाएगा, और विसर्ग का स्वर से योग विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग से व्यंजन का योग विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। और संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक ना। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे क्या? जब स्वर से स्वर का योग हो, किससे हो? जब स्वर से स्वर का योग, स्वर से किसका योग हो? स्वर से स्वर का योग हो, हमें कौन संधि प्राप्त होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। कौन संधि? स्वर संधि प्राप्त होती है। कौन सी होती है? स्वर संधि प्राप्त होती है। यानी कि परिभाषा क्या बनेगी? जब स्वर से स्वर का योग होगा, जब स्वर से स्वर का योग होगा तो वहां कौन सी संधि प्राप्त होगी? स्वर संधि प्राप्त होगी। वहां कौन संधि प्राप्त होगी? स्वर संधि प्राप्त होगी। और इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, अब हमारे पास कितने स्वर आते हैं? 11 स्वर। हमारे पास कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं उसे देखने का प्रयास करते हैं। यानी कि हमारे पास 11 स्वर होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक ना। ओ और औ, ठीक है। यानी कि ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जब इन्हीं का आपस में मेल होगा, इन्हीं का आपस में क्या होगा? मिलाव होगा। यानी कि स्वर से स्वर का जब मिलाव होगा तो वहां कौन सी संधि निकल के आती है? स्वर संधि निकल करके सामने आती है। अब हम देखते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे, क्योंकि हम अब इतना जो है आपके जो 11 स्वर आ रहे हैं, अब इन्हीं 11 स्वरों का क्या होगा? आपस में मिला होगा। कहीं ह्रस्व का ह्रस्व से, ह्रस्व का दीर्घी, ह्रस्वी से, ह्रस्व का ए, ऐ, ओ, औ से, जैसा भी मिला होगा हम नियम के तहत पढ़ेंगे। अब इधर देखिएगा, स्वर संधि में जो पहली संधि आपके सामने निकल कर आएगी, अगर इन दोनों का आपस में मिला होगा हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? दीर्घ। अगर इन दोनों का आपस में मिला होगा हमें क्या प्राप्त होगी? दीर्घी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? दीर्घी प्राप्त होगी। अगर इन दोनों का आपस में मिला होगा हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए री, क्योंकि री आपकी दीर्घ री कहाँ पे? संस्कृत में चलती है, हिंदी में चलती नहीं, लेकिन क्या है इसको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर री री से योग होगा हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? दीर्घी ई प्राप्त होगी। यानी कि दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, दीर्घी क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। जैसा हम पहला सिस्टम देखेंगे, पहला नियम देखेंगे, ह्रस्व के बाद अगर ह्रस्व आता है हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ। ह्रस्वी के बाद अगर ह्रस्वी आती है हमें क्या प्राप्त होगा? सॉरी, इधर देखिएगा, यदि ह्रस्व के बाद ह्रस्व आता है हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। यदि दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ आता है हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। यदि ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ आता है, दीर्घ आता है हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। यदि दीर्घ आ के बाद, यदि दीर्घ आ के बाद दीर्घ आ आता है हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। ठीक है ना। ह्रस्व के बाद ह्रस्व के योग होगा हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। ठीक है। और दीर्घ के बाद ह्रस्व आएगा हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। ह्रस्व के बाद दीर्घ आएगा हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। दीर्घ के बाद दीर्घ आएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ प्राप्त होगा। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यह आपका पहला नियम था। दीर्घ स्वर संधि का कौन सा नियम था?
पहला नियम था, यानी कि अगर ऐसी स्थिति आती है हमें कौन सी संधि प्राप्त होगी, दीर्घ स्वर संधि प्राप्त होगी। कौन सी प्राप्त होगी, दीर्घ स्वर संधि प्राप्त होगी। पहला नियम दीर्घ स्वर संधि का ना, हमें कौन सी संधि प्राप्त होगी, दीर्घ स्वर संधि प्राप्त होगी। अब हम दीर्घ स्वर संधि को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, समझने का प्रयास करेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। इधर देखिएगा, जैसे हमने कह दिया आपके सामने, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। यहाँ पे देखिएगा, अब आपका विद्या जो आपका पूर्व पद है, ये आपका उत्तर पद या परपद। विद्या क्या है, पूर्व पद है, और आलय आपका क्या है, उत्तर पद या परपद है। तो विद्या में से आप देखिएगा, जब हम इसको दा को स्वर रहित करेंगे हमें दीर्घ आ प्राप्त होगा। इधर भी क्या हो जाएगा, दीर्घ आ प्राप्त हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, आपका लय हो जाएगा ना। यानी कि आपके पूर्व पद में हम क्या निकाल लेंगे, दीर्घा को निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद पर पद में भी हम क्या निकाल लेंगे, दीर्घा को निकाल देंगे। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इन दोनों का जब योग करेंगे, हमें दोनों का क्या योग होगा, दीर्घा योग। दोनों का क्या योग होगा, दीर्घा होगा। और उसके बाद इधर लय को हम जोड़ देंगे, और इधर क्या करेंगे भैया, विद्या वाला दा को स्वर रहित करके इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इन तीनों का आपस में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि जोड़ दिया जाएगा, हमें पूरा विद्यालय प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें पूरा विद्यालय प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी कि अब हम क्या देख रहे हैं, किसको हम देख रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि। क्या देख रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि देख रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जब ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आए, ठीक ना, या फिर दीर्घा के बाद ह्रस्व आए, और ह्रस्व के बाद दीर्घ आए, या दीर्घा के बाद दीर्घ आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी कि ह्रस्व का दीर्घा से या दीर्घा का ह्रस्व से जैसा भी योग होगा हमें दीर्घा प्राप्त होगा, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ह्रस्व का दीर्घ से जैसा भी मेल होगा हमें दीर्घ प्राप्त होगी, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। उसके बाद इधर देखिएगा, ह्रस्व दीर्घ का कैसा भी मेल होगा हमें दीर्घ उ प्राप्त होगा, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। जैसे आपके समझ से एक एग्जाम्पल रखा हुआ विद्यालय, और ले लेते हैं, जैसे हमने कहा पीतांबर, पीत प्लस अंबर। क्या कह दिया, पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर। अब यहाँ पे देखिएगा, पीत प्लस अंबर में देखिएगा, ये आपका क्या है, पूर्व पद है, ये आपका उत्तर पद है। पूर्व पद में आपका क्या आ जाएगा, ता को स्वर रहित करेंगे तो ह्रस्व निकल के आएगा, और प्लस इधर क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा, प्लस बर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखिएगा, समझिएगा बात को, क्योंकि ये दोनों क्या आ गए भैया, इन दोनों का जोड़ करेंगे, योग करेंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घा। क्या प्राप्त होगा, दीर्घा, प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा पी, क्या आ जाएगा, पीत आ जाएगा। अब इन आपस में इनको ऐड करेंगे, तो जब आपस में इनको ऐड करेंगे, आप आपस में जोड़ेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, पीतांबर। क्योंकि दीर्घ आ है और यहाँ पे इसको स्वर रहितता है, और स्वर रहितता अगर होता है, उसमें दीर्घ ऐड कर दिया जाए, हमें पूरा ता प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ता प्राप्त होता है। अब इसको हम आप आपस में जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीतांबर पूरा हो जाएगा। पीत प्लस अंबर क्या हो जाएगा, पीतांबर हो जाएगा। और यही दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अब इधर देखिएगा, पूर्व पद से हमने स्वर रहित ता को किया, ह्रस्व निकल करके आया, और पर पद में आप देखिएगा ह्रस्व आपके पहले से उपस्थित है। अब इन्हीं दोनों का जब योग करा दिया जाएगा, और योग कराने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। लेकिन कौन सी संधि कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। कौन सी संधि कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में पहला नियम आप देख रहे हैं, यदि ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए तो दीर्घा प्राप्त होता है, तो वहां कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे ह्रस्व से आप देखिएगा, ह्रस्व से हमें क्या प्राप्त हुआ है, दीर्घा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है, दीर्घा प्राप्त हुआ है। उसी तरीके अगर दीर्घा के बाद ह्रस्व आता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घा प्राप्त होता है। उसी तरीके ह्रस्व के बाद दीर्घा आता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घा प्राप्त होता है। और दीर्घा के बाद दीर्घा आता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घा प्राप्त होता है। इसी फर्स्ट नियम को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अभी ई का मेल होगा, उ का मेल होगा, री का मेल होगा, यानी कि आपके सामने क्या आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा, ठीक ना। ये पहला नियम था। और आगे देखते हैं, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, आप समझ मैंने रखा विद्यार्थी, ठीक है ना।
विद्यालय रख दिया, विद्यार्थी छोड़ दिया, विद्यालय रख दिया, या विद्यार्थी रख दिया, क्या रख दिया, विद्यार्थी। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी, क्या होगा, विद्या प्लस विद्या, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हम दा को स्वर रहित करेंगे, यानी विद्या वाले दा को स्वर रहित करेंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घा। क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घा। इधर क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, इधर क्या आ जाएगा, अर्थी आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, यानी कि ह्रस्व और दीर्घा, यानी दीर्घा और ह्रस्व दोनों का योग करेंगे, योग होने के बाद क्या होता है, विकार होता है। योग का अर्थ क्या होता है, योग होने के बाद क्या होता है, विकार होता है। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। योग होने का मतलब होता है जुड़ाव। योग का अर्थ क्या होता है, जुड़ाव। और जुड़ाव होने के बाद क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। और विकार का अर्थ क्या होगा, परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होगा, परिवर्तन। अब इन दोनों का जब योग होगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ, दीर्घा। क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, ये विद्या दा स्वर रहित हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इन तीनों का जब आपस में ऐड करेंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विद्यार्थी प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब जैसे हमने एक शब्द ले लिया देवालय, इसके पहले हमने देखा है, ठीक है ना। जैसे हमने शब्द ले लिया देवालय, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, या विद्याभ्यास ले लिया, विद्या प्लस अभ्यास कर लीजिए, या फिर हमने ले लिया विद्याभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास। क्या ले लिया, विद्या प्लस अभ्यास। अब इसे देखने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिएगा, पूर्व पद में से जब आप वा को स्वर रहित करेंगे, तो आपका क्या प्राप्त होगा, ह्रस्व। इधर क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, लय। क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि योग करेंगे, तो योग करने के बाद कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होगा। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, दीर्घा प्राप्त होगा। प्लस इधर लय आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, देव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देव आ जाएगा। जब इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, जब इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देवालय प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, देवालय प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखिएगा, विद्या प्लस अभ्यास में देखिएगा, जब विद्या वाले दा को स्वर रहित करेंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। प्लस इधर क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा। प्लस इधर क्या आ जाएगा, अभ्यास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अभ्यास आ जाएगा। अभी इन दोनों को जब आपस में जोड़िएगा, यानी कि योग करिएगा इनका, किनका, इनका जब योग करिएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घा। यानी कि योग करने के बाद क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, हमें क्या आ जाता है, दीर्घ आ जाता है। प्लस इधर अभ्यास आ जाता है, और प्लस इधर क्या आ जाता है, डाला। ठीक ना। हम इन दोनों को, इन तीनों को आपस में जब जोड़ेंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, विद्या अभ्यास। क्या प्राप्त हो जाता है, विद्या अभ्यास प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, विद्याभ्यास प्राप्त हो जाता है। और इधर देखिएगा, दा स्वर रहित प्लस या स्वर रहित प्लस ह्रस्व, ये मिला करके आपका क्या बनता है, विद्या वाला दा बनता है। क्या बनता है, विद्या वाला दा बनता है। इन तीनों को मिला करके क्या बनते हैं, विद्या वाले दा बनते हैं। और दा को जब आप दा को स्वर रहित करेंगे, इसमें दीर्घ आ को ऐड करेंगे, तो आपका पूरा क्या बन जाता है, ये दा पूरा बन जाता है। क्या बन जाता है, दा बन जाता है। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, दीर्घ स्वर संधि जहां दीर्घा प्राप्त हो, क्या हो, विकार होने के बाद दीर्घा प्राप्त हो, विकार होने के बाद दीर्घ ही प्राप्त हो, विकार होने के बाद दीर्घ उ प्राप्त हो, विकार होने के बाद दीर्घ रि प्राप्त हो, तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। अगले पेज पे देखिएगा, यानी कि विकार होने के बाद, जब विकार मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि विकार यानी परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। ठीक ना। विकार होने के बाद, विकार होने के बाद, विकार होने के बाद जब, विकार होने के बाद जब क्या आता है, विकार होने के बाद जब क्या आता है, दीर्घ आ जाए, दीर्घ ई आ जाए,
दीर्घ उ आ जाए, क्या जाए, दीर्घ उ आ जाए, या फिर दीर्घ री आ जाए, क्या जाए, दीर्घ री आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी किसी सिस्टम को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी जब हम योग करा रहे हैं, जब हम योग करा रहे हैं, योग कराने के बाद यानी कि विकार पर उत्पन्न होगा, क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। यानी कि जब परिवर्तन होने के बाद दीर्घ आ, दीर्घी, दीर्घु, दीर्घरी आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब इधर देखिएगा नियम नंबर 2, दीर्घ स्वर संधि का नियम नंबर 2 क्या है, नियम नंबर 2 इधर देखिएगा, यदि हरसी के बाद क्या जाए, हरसी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, दीर्घ। यदि दीर्घी के बाद क्या जाए, हरसी आ जाए, हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घी। यदि हरसी के बाद दीर्घी आ जाए, हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घी प्राप्त होता है। यदि दीर्घी के बाद दीर्घी ई आ जाए, हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दीर्घी प्राप्त होता है। इसी दूसरे नियम है, यही दूसरा नियम है किसका, दीर्घ स्वर संधि का। किसका, दीर्घ स्वर संधि का। जैसे हमने कहा मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, जैसे हमने कहा मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, हमने क्या कह दिया, मुनि प्लस ईश्वर कह दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपका मुनि है ये आपका पूर्व पद है, और ये आपका ईश्वर क्या है, उत्तर पद है। और हमने कहा था पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, यानी पूर्ण पद का अंतिम वर्ण, और उसके बाद पर पद का या उत्तर पद का पहले वर्ण का क्या होता है, योग होता है। पहले वर्ण का क्या होता है, योग होता है। यानी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद के पहले वर्ण में क्या होता है, योग होता है। योग मतलब जुड़ा होता है, और जुड़ा होने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। और यह कौन सी संधि कहलाएगी, अगर क्या आ जाता है, दीर्घी आ जाता है विकार होने के बाद, दीर्घ आ जाता है विकार होने के बाद, या दीर्घ उ आ जाता है विकार होने के बाद, दीर्घ री आ जाती है विकार होने के बाद, इसी को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ना को जब स्वर रहित करेंगे आपका दीर्घी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दीर्घी आ जाएगा। और इधर देखिएगा, इधर क्या आ जाएगा, दीर्घी आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा स्वर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, यानी कि अब इन दोनों को जब आपस में ऐड करिएगा, इन दोनों को क्या करिएगा, जब आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घी प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घी प्राप्त हो जाएगा। ऊपर हमने बताया ही है कि अगर हरस या दीर्घी के बाद जो भी योग होता है और विकार होने के बाद अगर हमें दीर्घ री प्राप्त होती है, या दीर्घ उ प्राप्त होता है, या दीर्घ ई प्राप्त होती है, या दीर्घ आ प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, दीर्घी प्राप्त हुई है, प्लस ये अंतिम वाला पद बचा हुआ है, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद इधर देखिएगा, ना स्वर रहित है, इसको भी यहाँ रख दीजिएगा। अब इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमें पद मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। लेकिन कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। यानी इन्हें जब जोड़िएगा क्या हो जाएगा, मुनीश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनीश्वर हो जाएगा। और मुनीश्वर में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। इधर एक आध एग्जाम्पल और देखिएगा। जैसे हमने कहा रविंद्र, हमने कहा रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब यहां देखने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ रवि जो है आपका क्या है, पूर्व पद है, इंद्र क्या है आपका उत्तर पद है। और इधर देखिएगा, जब आप वाह को स्वर रहित करेंगे, यानी कि पूर्व पद में से जब आपका अंतिम वर्ण निकलेगा, पूर्व पद में से जब आपका अंतिम वर्ण निकलेगा, तो वह क्या निकलेगा, हरस्सी निकलेगा। क्या निकलेगा, हरस्सी निकलेगा। अब जब पर पद में से पहला वर्ण निकलेगा, तो इसमें से क्या निकलेगा, हरस्सी निकलेगा। इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप देखिएगा, यानी कि इन दोनों को आप योग कराएंगे, इन दोनों का क्या कराएंगे, आपस में योग कराएंगे। जब योग कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ। हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ ई प्राप्त होगा। प्लस इधर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, ये वाला पद आ जाएगा। अब इनको आपस में जब आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इनको जब आपस में ऐड करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, रविंद्र प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, रविंद्र। क्योंकि ये स्वर रहित वाह है, और स्वर रहित जब वाह होता है, स्वर रहित वाह होता है, उसके बाद जब आप दीर्घ ही जोड़ देंगे तो हमें क्या, बी प्राप्त होगा। क्या होगा,
बी प्राप्त होगा, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो हमें बी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये पद यहाँ पे ला कर रख दीजिएगा, पहले वाला पद पहले रख दीजिएगा, हमें रविंद्र प्राप्त होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एक और देखने का प्रयास करते हैं दीर्घ स्वर संधि का। जैसे हमने कहा कवीस, क्या कहा, कवीस, तमाम पद ऐसे आते हैं, आगे देखिएगा, यहीं पे देख लीजिए। जैसे हमने कहा कवि प्लस ईस, कवि प्लस ईस क्या हो जाएगा, कविस, कवि प्लस ईस। अब यहाँ पे देखिएगा जो कवि में से है वाह को स्वर रहित करेंगे तो आपको हर्षी प्राप्त होगी, प्लस इधर दीर्घ ही प्राप्त होगा, प्लस इधर तालव्य सा प्राप्त होगा। क्या होगा, तालव्य सा प्राप्त होगा। और इधर देखिएगा जब हर्षी के बाद दीर्घ ही आए, हर्षी के बाद क्या है, दीर्घ ही आए, तो इन दोनों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, क्या आ जाएगा आपका, दीर्घ ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दीर्घ ही आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा आपका तालव्य सा आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा ये वाला पद आ जाएगा। ठीक ना। अब इन तीनों पदों को आप जब ऐड करेंगे, इन तीनों पदों को जब आप जोड़ेंगे, इन तीनों पदों को क्या करेंगे, जब आप जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कवीस हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, कवीस हो जाएगा। क्योंकि हमने आपसे बताया है जब वा स्वर रहित हो, दीर्घ ही इसमें जुड़ जाएगी, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, भी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब ये वा स्वर रहित है, उसके बाद दीर्घ ही इसमें जुड़ेंगी तो हमें ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। अंतिम वाला पद ला के रख दीजिए, पहले वाला पद या पहले वाला वर्ण ला करके रख दीजिए। जैसे स्थिति होगी वैसा हम काम करेंगे। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। नियम नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, यानी दीर्घ स्वर संधि का नियम नंबर सेकंड था। ठीक है ना। यानी कि हरस्सु के बाद हरस्सु आए, या फिर हरस्सी के बाद हरस्सी आए, या हरस्वा के बाद हरस्व आए, दीर्घ आए, जैसी स्थिति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला देखिएगा नियम नंबर ठीक ना। नियम नंबर 3 देखिएगा, यदि हरस्सु के बाद हरस्सु आए, क्या है, यदि हरस्सु के बाद हरस्सु आए, यदि हरस्सु के बाद दीर्घ आए, यदि दीर्घ के बाद हरस्सु आए, यदि दीर्घ के बाद दीर्घ आए, क्या है, दीर्घ आए, तो इनका सभी का क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। यानी नियम नंबर क्या है, 3rd। ठीक ना। हरस्सु के बाद हरस्सु आता है तो दीर्घ उ हो जाएगा, और हरस्सु के बाद दीर्घ उ आ जाता है तब भी क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। और उसके बाद अगर दीर्घ उ के बाद हरस्सु आता है तब भी क्या हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है। और उसके बाद अगर दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ आता है तो क्या हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है। ठीक ना। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा भानु प्लस उदय, हमने कह दिया भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका पूर्व पद है और ये आपका क्या है, उत्तर पद है। हमने कहा था पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और पर पद के या उत्तर पद के पहले वर्ण में क्या होगा, योग होगा। क्या होगा, योग होगा। योग होने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, यानी जो परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। और परिवर्तन क्या होगा, अगर इससे आप देखिएगा ना को स्वर रहित कर दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण क्या आ रहा है आपका, हरस्सु आया। उसके बाद क्या आ जाएगा, पर पद में हरस्सु आ रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे आपस में, या पहले ये जो योग हो रहा है, ठीक ना, जो जुड़ाव हो रहा है, योग हो रहा है, इस दोनों को जोड़ने के बाद हमें देखिए क्या प्राप्त होगा। हरस्सु के बाद हरस्सु जब जोड़ेंगे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दीर्घ। हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दीर्घ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, प्लस इधर द आ जाएगा, प्लस इधर ए पद आ जाएगा। ठीक ना। अब इधर देखिएगा आपका ना स्वर रहित है, क्या है, ना स्वर रहित है। और जब ना स्वर रहित होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त भानु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भानु हो जाएगा। क्योंकि दीर्घ उ था तो दीर्घ की मात्रा लगी, प्लस द, क्या हो जाएगा, प्लस द हो जाएगा। और इसको आपस में अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भानु द।
क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। ठीक है ना। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमने कहा सिंधुर्मी लघुर्मी आता है आपका, सिंधुर्मी आता है, लघुर्मी आता है ना, ठीक है ना। जैसे भुर्जित आता है, भू प्लस उर्जित हो जाएगा, भुर्जित को देखिएगा ऐसे भू प्लस उर्जित, भू प्लस उर्जित हो जाएगा। भू प्लस उर्जित, भू प्लस उर्जित क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या शब्द प्राप्त होगा, भुर्जित प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, भुर्जित प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पूर्व पद है, और उर्जित क्या है, आपका परपद है, और पूर्व पद का अंतिम हो। यानी कि अगर स्वर सहित होगा तब भी स्वर रहित होगा तब कुछ नहीं निकलेगा। यानी स्वर रहित होगा तो कोई निकलेगा ही नहीं, और स्वर सहित होगा तब तो निकलेगा। और स्वर रहित जब होगा तो व्यंजन संधि में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, व्यंजन संधि में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, भाव को जब स्वर रहित आप करेंगे तो आपके पास दीर्घ निकल जाएगा। क्या आएगा, दीर्घ आएगा। यहाँ पे देखिएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, इधर दीर्घ आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा प्लस आपका ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक ना। अब इधर देखिएगा, बात को समझिएगा। अब इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे यानी कि योग करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ प्राप्त हो जाएगा। और इधर आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, भास और रहित आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भास और रहित आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भास और रहित आ जाएगा। ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि भास और रहित है, और जब भास और रहित है इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका पूरा भू मिल जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, ए वाला पद हो जाएगा। अब इन सबको अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूर्जित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूर्जित हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एक आदि एग्जाम्पल और देखिएगा, जैसे हमने कहा लघुर्मी सिंधुर्मी, ठीक है ना। सिंधुर्मी देखिएगा, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, सिंधु प्लस उर्मी में यहाँ पे आपका सिंधु में आपका जो पहले पद का अंतिम ओर होगा वो क्या होगा, स्वर हो चाहे जो स्वर हो, क्या होना चाहिए, स्वर ही होना चाहिए, चाहे जो नहीं, सॉरी स्वर होना चाहिए। अब ये देखिएगा, जो सिंधु में जो अंतिम स्वर होगा वो उसको हम निकाल लेंगे, तो यहाँ अंतिम स्वर आपका क्या आ रहा है, धा को जब स्वर रहित करेंगे तो आपके पास ह्रस्व आ जाएगा, प्लस इधर दीर्घ आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा। ठीक ना। इधर देखिएगा, अब इन दोनों को आप अगर जोड़ेंगे, ठीक ना, ह्रस्व उ और दीर्घ को जब योग करेंगे, जब जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ उ प्राप्त होगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इन तीनों को जब आप आपस में ऐड करेंगे या फिर कुछ देर के लिए जब इसी को ऐड करेंगे, इन दोनों की ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंधु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंधु आ जाएगा, प्लस इधर ए वाला पद आ जाएगा। अब इन दोनों को आप आपस में अगर जोड़िएगा क्या हो जाएगा, सिंधुर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंधुर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंधुर्मी हो जाएगा। और सिंधुर्मी, लघुर्मी, दूर्मी, ये सब क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल है। अब एक और देख लीजिएगा, लघुर्मी वाला देख लीजिएगा, लघु प्लस उर्मी हो जाता है। ठीक है ना। क्या देखिएगा, लघुर्मी वाला देख लीजिएगा, या सु प्लस उक्ति देख लीजिएगा ना। एक और देख लीजिए, इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा यहां देखिएगा, जैसे हमने कहा सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति क्या आता है, सु प्लस उक्ति आ जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब सु प्लस आपका उक्ति आ जाएगा तो यहाँ देखिएगा, सा को जब आप स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ क्या आ जाएगा, ह्रस्व आ जाएगा, इधर भी ह्रस्व आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा। ठीक ना। अब ह्रस्व को अगर जोड़ा जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ। क्या प्राप्त होगा, दीर्घ प्राप्त होगा, और प्लस क्या होगा, ये प्राप्त आपका हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, सा स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है ना।
अब इधर देखिएगा जब आपका सा स्वर रहित हो जाएगा, इन दोनों को तीनों को जोड़ दीजिए आपस में, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे, क्योंकि सा स्वर रहित है और जब दीर्घ उ जुड़ेगा तो सु हो जाएगा, दीर्घ उ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। अब इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, सु, इन दोनों को जोड़ने के बाद प्लस की सुख, क्या हो जाएगा, सुख। इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उम्मीद है तीसरा वाला नियम भी समझ में आ चुका होगा। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन बना लो आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अब ये देखिएगा क्योंकि दीर्घ री का प्रचलन जो है आपके हिंदी व्याकरण में नहीं है, कहाँ, संस्कृत व्याकरण में है, लेकिन हम देख लेते हैं। जब इधर देखिएगा, जब ह्रस्व री के बाद, ह्रस्व री के बाद ह्रस्व री का योग होगा, ह्रस्व री के बाद जब ह्रस्व री का योग होगा, इन दोनों के योग से हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ, क्या प्राप्त होगा, दीर्घ री प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, और उसके बाद मातृ प्लस ऋण, मातृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, मातृ प्लस ऋण। यहाँ पे देखिएगा, जब इधर देखिएगा पूर्व पद में आपका ता को स्वर रहित करिएगा तो आपके समझ क्या आ जाएगी, री आ जाएगी, और इधर भी क्या आ जाएगी, पर पद में पहला वर्ण क्या आ जाएगा, री आ जाएगा, प्लस इधर, ठीक ना। अब ह्रस्व री को यहाँ देखिएगा, ह्रस्व री को जब हम जोड़ेंगे हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ री प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दीर्घ री प्राप्त होता है। अब इन दोनों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ री प्राप्त हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा आपका, और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक ना। अब इधर देखिएगा, जब इन तीनों को आप आपस में ऐड करेंगे, इधर देखिएगा आपका दीर्घ री लग जाएगा, और दीर्घ जब लगेगा तो दो लगेगा, ठीक ना। इधर देखिए क्या हो जाएगा, आप पितृण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा। और मातृण का देखिएगा, इधर देखिएगा जब आप माँ में से ता को स्वर रहित करेंगे, इधर मातृ प्लस ऋण में जब आप ता को स्वर रहित करेंगे, ता को समझ के आ जाएगा, री आ जाएगा, इधर आपका री आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ड़ा आ जाएगा। और उसके बाद आप देखिएगा जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि योग करेंगे, और योग होने का विकार होना स्वाभाविक बात है। और विकार का क्या होता है, परिवर्तन, विकार का क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद, योग करने के बाद जो परिवर्तन होगा वह क्या परिवर्तन होगा, दीर्घ री का परिवर्तन होगा। किसका परिवर्तन होगा, दीर्घ री का परिवर्तन होगा। बाकी जैसे पद है वैसे पद रख दीजिए, और जो आपका व्यंजन होगा, जो आपका व्यंजन होगा, जो भी आपका वर्ण होगा, अगर स्वर रहित होगा तो उसी में इसको ऐड कर दीजिएगा। यानी कि इसको कहाँ ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मातृण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मातृण हो जाएगा। यानी कि ये आपका अंतिम नियम था, नियम नंबर 4। नियम नंबर क्या था, 4 था। दीर्घ स्वर संधि का नियम नंबर क्या था, 4 था। क्या था, 4 था। इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब आगे देखिएगा, इधर देखिएगा, जब हमने आपसे कहा है कि यदि ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए, क्या है, ह्रस्व आए, हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ। यदि ह्रस्व के बाद दीर्घ आए तो हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ। यदि दीर्घ के बाद ह्रस्व आए तो हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ। और अगर कहीं दीर्घ के बाद दीर्घ आता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ प्राप्त होता है। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये पहला नियम आपका था। और दूसरा नियम आपका आता है, यदि ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ। यदि ह्रस्व के बाद दीर्घ आए हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ। यदि दीर्घ के बाद ह्रस्व आए हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ प्राप्त होता है। यदि दीर्घ के बाद दीर्घ आए हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ ई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दीर्घ ई प्राप्त होता है। अगला नियम आपका था, यदि ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए हमें क्या प्राप्त होता है, ह्रस्व दीर्घ प्राप्त होता है। यदि ह्रस्व के बाद दीर्घ आए हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ प्राप्त होता है। यदि दीर्घ के बाद दीर्घ आए या ह्रस्व आए हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ प्राप्त होता है। और यदि दीर्घ के बाद दीर्घ उ आए हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ प्राप्त होता है। अगला जो नियम था आपका, अगला नियम था, यदि ह्रस्व
ह्रस्व री के बाद या ह्रस्व री के बाद री का योग होता है, किसका योग होता है, री का योग होता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ री प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दीर्घ री प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दीर्घ री। इधर देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा। यदि ह्रस्व री के बाद ह्रस्व री आए तो हमें क्या प्राप्त होता है, दोनों का योग होने के बाद दीर्घ री प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दीर्घ री प्राप्त होता है। क्या होता है, दीर्घ री प्राप्त होता है। इसी तीनों नियम को, ये पहला नियम आपका था, ये पहला नियम था, ये सेकंड नियम था, यानी दूसरा था, ये तीसरा नंबर का नियम था, ये चौथे नंबर का नियम था। क्या था, ये चौथे नंबर का नियम था। इन्हीं तीनों नियम को मिला करके यानी कि दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ और दीर्घ री, इन्हीं चारों को हम क्या कहते हैं, यानी फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम और फोर्थ नियम, इन्हीं चारों को मिला करके हम क्या कहते हैं, इन्हीं चारों को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इन्हीं चारों को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसके पहले आपने पूरा विधिवत देख ही लिया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आज की क्लास यहीं तक रखी जाती है। उम्मीद है संधि आपके स्वर संधि का जो पहला भेद निकल करके हमारे सामने आया था, यानी कि दीर्घ स्वर संधि, ठीक ना, पहला भेद क्या निकल करके हमारे सामने आया था, दीर्घ स्वर संधि निकल करके सामने आया था। उम्मीद है दीर्घ स्वर संधि आपको अच्छे समझ में आ चुकी होंगे। आज की क्लास यहीं तक रखी जाती है। जय हिंद, थैंक यू क्लास।